हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं और रोबिन सर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट करवाएंगे। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, जिसके बारे में हमने इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू पढ़ा था। उसके फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फादर, उनके बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है, इन सबको स्टडी किया था, इनके बीच का डिफरेंस पता किया था। और आज हम अपना वही फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे कुछ टॉपिक्स जो है फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के वो रह गए थे, आज हम उन्हीं को पूरा करेंगे और इसी के साथ हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज में सबसे पहली जो टर्म आती है वो है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इसका मतलब है कि इन दोनों में क्या है कि कुछ चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं, अंतर है इनमें, तो वो अंतर क्या है और क्यों है इसको हम समझेंगे। कि कई बार क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे कुछ चीज़ें जो है ना वो लॉजिकल साउंड करती हैं, कुछ सही लगती हैं, और वही हम देखें अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे तो वही चीज़ें मैक्रो के लेवल पे आके वो अलग डिफरेंट साउंड करते हैं, लॉजिकल साउंड करती हैं। और अगर हम मैक्रो की बात करें तो कुछ चीज़ें मैक्रो पे लॉजिकल साउंड करेंगी और हम माइक्रो को अगर कंसीडर करेंगे तो माइक्रो लेवल पे इलॉजिकल लगेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि वो एक स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंडिविजुअल फर्म या एक कैटेगरी कोई इंडस्ट्री होगी उसको स्टडी करता है, उसके बिहेवियर को स्टडी करता है, या फिर पर्सनल एक कंज्यूमर या इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सपोज एक इंडिविजुअल है, उसको जो इनकम होती है उसमें से कुछ पोर्शन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में स्पेंड करता है और कुछ पोर्शन जो है सेव कर लेता है, अपने पास एज अ सेविंग रखता है, और वो सेविंग अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है, या तो करंट, या तो नॉर्मली जो करंट अकाउंट में सेविंग चलती रहती है उसका उसी हिसाब से सेविंग करवाता है, या फिर हो सकता है उसके पास सरप्लस मनी है सेविंग्स में तो उसने उसकी एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया कुछ टर्म के लिए, कुछ साल के लिए। तो उससे क्या होता है, उसको दोनों ही केसेस में उसको एक रेगुलर इनकम का सोर्स मिल जाता है, क्योंकि उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता रहता है, उसकी इनकम जनरेट होती रहती है। उससे क्या होता है, जितनी अमाउंट उसने सेव कर रखी थी, सेविंग डिपॉजिट की, उस सेविंग से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस टाइप में मिल रही है कि वो उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, जो उसकी इनकम है इससे उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसके लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। अब ये तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे कि वो अपनी सेविंग से भी इनकम अर्न कर रहा है, एक तरह से उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ हम मैक्रो इकोनॉमिक के लेवल पर आए तो उसमें क्या होता है कि ये जो इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू है सेविंग का, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे आके बिल्कुल चेंज हो जाता है। वहाँ माइक्रो में जो लॉजिकल साउंड कर रहा था, यहाँ हम देखेंगे कि वो किस तरह से परफॉर्म करती है वो चीज़, अगर हम सेविंग्स की बात करते हो। क्योंकि माइक्रो में तो एक इंडिविजुअल लिया हमने, उसकी सेविंग दिखा दी। अब मैक्रो में क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी को, पूरी होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं सारे एग्रीगेट्स लेके। अगर हम मैक्रो लेवल पे ये कंसीडर कर लें कि सभी लोग जो है सेविंग्स करने लग गए हैं, जितनी भी सेविंग्स हमने डिपॉजिट करा दी, बैंक में जमा कर दी है, और उस पर इंटरेस्ट कमाने की सोच रहे हैं, कब इंटरेस्ट मिल रहा है उनको, तो उस केस में क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ सेविंग्स होंगी कि सारे, अगर जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं वो सेव करने लग जाएं। अगर सारे सेव करने लग जाएंगे तो क्या एक्सपेंडिचर होगा? बिल्कुल नहीं, एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा। अगर सारे सेव करके रख रहे हैं कि हमारी इनकम जनरेट होगी, हमें इससे प्रॉफिट होगा, तो एक्सपेंडिचर ही नहीं करेंगे, किसी चीज़ पे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, कुछ और जगह में लगाएंगे ही नहीं पैसा, तो इकोनॉमी में क्या है, ज़ीरो एक्सपेंडिचर होने लग जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद क्या, अगर एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा उससे क्या आउटकम होगी कि नो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अगर मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा, पैसा क्या होगा, सर्कुलेट ही नहीं करेगा। जो एक जगह से जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता था प्रोडक्शन के लिए पैसा, उससे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे, सर्विसेज रेंडर करते थे, तो वही पैसे से क्या है कि सब्सिडी टैक्स जाता था गवर्नमेंट को, जितना प्रॉफिट आता था तो उससे एम्प्लॉयज़ को वेजेस मिलते थे, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज मिलती थी, लेबर्स को वेजेस मिलते थे। तो ये क्या सर्कुलर फ्लो ही नहीं होगा इनकम मनी का, अगर पैसा ही नहीं रहेगा। अगर सर्कुलर फ्लो ही नहीं होगा उससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर ही नहीं हुआ, मार्केट में पैसा ही नहीं हुआ, कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई, तो क्या होगा,
प्रोडक्शन भी नहीं होगी। प्रोडक्शन से क्या होगा कि फॉल इन डिमांड, मतलब उस चीज़ की डिमांड ही गिर जाएगी। हम एक्सपेंडिचर ही नहीं कर रहे मार्केट में, तो किसी चीज़ के लिए डिमांड ही नहीं रहेगी, वो कम होने लग जाएगी, या पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए डिमांड कम हो जाएगी, या ओवरऑल मार्केट में मैक्सिमम चीज़ों के लिए जो है डिमांड गिरने लग जाएगी। अगर डिमांड गिर गई तो क्या है कि ज़्यादा लोग डिमांड नहीं करेंगे किसी चीज़ की, तो प्रोडक्शन में एक फ़र्क पड़ेगा, प्रोडक्शन गिर जाएगी उसकी। प्रोडक्शन गिरने में ऑटोमेटिकली कि सप्लाई, प्रोडक्शन कब गिरेगी, जब सप्लाई कम हो रही हो किसी प्रोडक्ट की। सपोज जैसे अब इंडिया ने ना BS4 व्हीकल्स जो है कम बंद कर दिए थे, BS6 व्हीकल आ गए थे। उसमें क्या था कि जो BS4 व्हीकल थे जो पड़े हुए थे, ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रखे थे, उनकी डिमांड गिर गई थी, उनकी सप्लाई कम हो गई थी। कंपनी ने पीछे मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दी, तो उनकी क्या है डिमांड भी जो गिरने लग गई, क्योंकि लोग जो है BS4 से BS6 पे शिफ्ट हो गए थे। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर डिमांड कम होगी किसी चीज़ की, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसकी सप्लाई गिर जाएगी बिल्कुल। प्रोड्यूसर जो है उसको सप्लाई भी कम करेगा, उसकी प्रोडक्शन धीरे धीरे ख़त्म करने लग जाएगा, क्योंकि उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, लोग दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होने लग गए हैं। और अगर हम इसी सेविंग की बात करें, अगर सेविंग ज़्यादा होगी, एक्सपेंडिचर बिल्कुल ज़ीरो होगा, इन्वेस्टमेंट होगी नहीं, लोग डिमांड कम करेंगे चीज़ों की, तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन कम करने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरे को सप्लाई कम करनी, सप्लाई डिमांड ही नहीं है, तो सप्लाई कहाँ से मैं दे पाऊँगा। सप्लाई करने का मतलब ही नहीं, इतने प्रोडक्शन करने का मतलब ही नहीं, तो प्रोडक्शन कम करने लग जाएगा। तो प्रोडक्शन कम करने से क्या होगा, सप्लाई गिरेगी। सप्लाई गिरने से क्या होगा, अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, सप्लाई गिर रही है, तो उसकी डिमांड कम हो रही है, पैसा मार्केट में आ नहीं रहा है। अगर ओवरऑल सभी चीज़ों को देखो, इन फैक्टर्स को देखो, तो क्या होगा, इससे जो पूरी इकोनॉमी एक कंट्री की, उसकी पूरी ग्रोथ जो है रुक जाएगी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं आ रहा है। पैसा नहीं होगा तो आगे प्रोडक्शन नहीं होगी, पैसा सर्कुलर फ्लो नहीं करेगा, एक सर्कल नहीं चलेगा मनी का, तो इससे क्या है, ग्रोथ जो है कम हो जाएगी। और लास्ट में आके जो हमने पैसे डिपॉजिट कराए थे, लार्ज अमाउंट ऑफ सेविंग्स की थी इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में, तो हमारी इनकम ही गिरने लग जाएगी, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। सारा पैसा आपने बैंक में डाल दिया, जितना भी कैश था आपके सेविंग्स जो बैंक में डिपॉजिट करा दी, उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि हमें इंटरेस्ट मिले, हमारी इनकम जनरेट हो। इंडिविजुअल लेवल तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैक्रो लेवल पे हम आते हैं, तो जितना भी पैसा हमने डिपॉजिट करवा दिया, एक्सपेंडिचर हुआ नहीं, मार्केट में मनी फ्लो नहीं कर रही है, प्रोडक्शन गिर रही, डिमांड कम हो गई है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कंपनी में प्रोडक्शन ही नहीं होगी। प्रोडक्शन नहीं होगी तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेबर काम करती हैं, जो मंथली बेसिस पे सैलरी लेते हैं, उनकी सैलरी गिर जाए, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो हो सकता है आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ही निकाल दे, लेबर ही निकाल दे, क्योंकि काम ही नहीं रहा फैक्ट्री में। तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा, उनकी इनकम पे फ़र्क पड़ेगा। अगर उनकी इनकम वहाँ गिरेगी, तो जो कंज्यूमर्स जो एज आ एम्प्लॉय या लेबर वहाँ कमाते थे, वही तो कंज्यूमर भी होते हैं, वही तो स्पेंड भी करते हैं हर फैक्ट्रीज़ में या हर ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई अपना ही बिजनेस मैन है, किसी न किसी तरीके से इनकम अगर अर्न करता है, रेवेन्यू, तो वहीं कहीं एक्सपेंसेस में तो इनकर करता, कहीं खर्चे का भी, तो अपनी चीज़ें ज़रूरतें पूरी करने के लिए। इनकम ही नहीं होगी तो खर्चे का क्या हो, उसके पास खर्चने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, और सेव करने के लिए भी नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली जब सारा सर्कल ये चल जाता है, तो इसके मतलब एंड में क्या हमें पता चलता है कि हम सारा इनकम सेविंग्स में ही इन्वेस्ट कर देंगे, तो एंड ऑफ द मोमेंट क्या होगा कि हमारी जो है इनकम ही गिरने लग जाएगी, उस पर इंटरेस्ट क्या ही मिलेगा हमें, तो हमारी इनकम जनरेट करने का कोई पॉसिबल वे ही नहीं रहेगा। बैंक भी तो ऐसे ही कमाता है कि बैंक इंटरेस्ट की फॉर्म में आपको लोन दे दिया, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, प्रोडक्शन नहीं कर रही कंपनी, कोई लोन किसी को चाहिए ही नहीं है उस टाइम पे, तो क्या होगा कि बैंक की इनकम नहीं होगी, बैंक फिर फ्री में आपको इंटरेस्ट क्यों देगा, बैंक भी नहीं इंटरेस्ट देगा आपको। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे ज़्यादा सेविंग्स करने लग जाएं, तो हमारे लिए ही बुरा है, आगे चल के लॉन्ग टर्म के लिए एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे उसका। तो इसीलिए क्या है कि एक सर्कल बनाने के लिए हमें एक लिमिटेड अमाउंट तक सेविंग करनी चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ताकि मार्केट में पैसा फ्लो हो, तभी पूरी इकोनॉमी की जो है वो ग्रोथ पॉसिबल है। तो ये है माइक्रो मैक्रो का पैराडॉक्स जो है। अब इसके बाद हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप और उसके सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्कोप का मतलब क्या है। स्कोप का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया या फील्ड या दायरा कह लो आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो फील्ड या वो एरिया जिसे हम स्टडी करें, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे स्टडी की जाती हैं, समझा जाता है, जिनका एनालिसिस किया जाता है। तो इसमें स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, जो आपकी 12th की जो
बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो आपका सिलेबस है उसमें जितना भी सारा जो सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं, वही सारे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, वही सारे हम स्टडी करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स जितने भी आएंगे, तो जितने भी डिफरेंट चैप्टर्स होंगे वही हमारा स्कोप होगा। जैसे कि हमारा सेकंड चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी इसी की स्कोप में आता है। थर्ड आ जाएगा उसके बाद नेशनल इनकम क्या होती है, इसके कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या क्या हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं सारे वो स्कोप कहलाते हैं इसका। इसमें जो हम पहले करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट के बाद, वो होगा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें क्या है कि नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है, नेशनल इनकम होती क्या है, उसके बाद इसके एग्रीगेट्स क्या है, इसके साथ साथ और कौन कौन सी टर्म है, कैसे कैसे मिल के नेशनल इनकम बनती है। जीडीपी एनडीपी जैसी टर्म्स को समझेंगे, जिसका मतलब है जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी एक कंट्री में, एक बाउंड्री में, जितनी भी पूरी कंट्री विद इन द नेशन, जितने भी पूरे एक साल में जितने भी हमने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, गुड्स तैयार की हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, रेंडर की हैं, उन सब की जितनी भी टोटल वैल्यू होती है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। वैसे ही एनडीपी होगा, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। और या तो नेशनल इनकम बोल लो कि एक साल में हमारी इकोनॉमी में, कंट्री की, हमारे इंडिया में एक साल में कितनी इनकम जनरेट हुई है, उससे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये सारे हम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इसके सारा पूरा कंसेप्ट समझेंगे। नेशनल इनकम डिफरेंट टर्म समझेंगे, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, जीडीपी। तो ये सारी, उसके बाद क्या है कि कैलकुलेशन भी, जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो सारा हम स्टडी करेंगे। उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। उसके बाद है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो प्रेजेंट की थी, वो उसके फादर हैं 1936 में। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कि उसमें बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट के फैक्टर्स कौन से होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसे आती है, हम उसे कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके लिए रेमेडीज़ क्या हैं ताकि हम उस सिचुएशन को ओवरकम कर सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होती है। तो ये जो सारी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पढ़ेंगे हम लोग, ये इसका सेकंड स्कोप था। थर्ड आता थ्योरी ऑफ मनी। मनी क्रिएट कैसे की जाती है, या कैसे प्रिंट करने से लेके उससे पूरी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके उसका पूरा सर्कुलर फ्लो कैसे रहता है, मनी की सप्लाई कंट्रोल कैसे करता है, कौन करता है, और मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो भी हैं फ्रेम करता है, जो कौन करता है, वो कैसे फंक्शन करती हैं। ये सारा जो मनीटरी टर्म्स है, सारी मनी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं वो थ्योरी ऑफ मनी कहलाते हैं। और ये हम मनी के चैप्टर में पढ़ेंगे। मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर्स आएंगे हमारे, उसमें सारा थोरली स्टडी करेंगे इसको। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। इसमें क्या आता है कि एक प्राइस जो है इकोनॉमी में कैसे अपना रोल प्ले करता है, वो कैसे इफेक्ट करता है डिमांड एंड सप्लाई को, या प्राइस के कारण कैसी कैसी डिफरेंट सिचुएशंस जो है इकोनॉमी में अराइज होती हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन आपका पूरा चैप्टर है, अभी उसमें आप पढ़ोगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। फिलहाल आप ये समझ लो कि महंगाई दर का बढ़ना अगर प्राइस लेवल में इंक्रीज़ हो जाए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है। इन्फ्लेशन एक हद तक ही कंट्रोल किया जाता है। अगर आप इन्फ्लेशन की, जैसे इंडिया में 6% है, उसके अंडर माना जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में बोलते हैं कि कंट्रोल, ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं 2 से 6% के बीच में। अगर उसके ऊपर चला जाए तो सिचुएशन जो है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इकोनॉमिक की जो है ग्रोथ रुकने लग जाती है। तो ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी रहती है। डिफ्लेशन होता है कि इन्फ्लेशन की बजाय उसका ऑपोजिट होना, बहुत ज़्यादा प्राइसेस में गिरावट आ जाना, तो वो भी जो है इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। उसके भी एडवर्स इफेक्ट्स रहते हैं हमारी इकोनॉमी में। वो हम आगे चल के जब चैप्टर आएगा इन्फ्लेशन के ऊपर तो सारी टर्म्स समझेंगे कि काम कैसे करता है, कैसे सिचुएशन इसकी अराइज होती है, इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट पे। यानी जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, वो जब बजट बनाती है पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरी हमारी कंट्री के लिए, तो वो जो बजट है उसका हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट रहता है, हमारी इकोनॉमी को कैसे इफ़ेक्ट करती है, उसमें जो पॉलिसीज़ रहती हैं वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैसे हेल्पफुल रहती है, हमारे इवन की इंडिविजुअल्स के लिए भी वो
कैसी बेनिफिशियल्स हो सकती है, सारा जो बजट प्रिपेयर हुआ है इसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा। तो ये सारा हम रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बजट है जब उसको पढ़ेंगे उसमें स्टडी करेंगे कि कैसे इफ़ेक्ट करता है। लास्ट आता है हमारा इसमें 6 पॉइंट जो है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मतलब कि अगर हम दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे इंडिया यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है, किन्हीं भी दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उसके लिए क्या है, कॉमन करेंसी होती है या जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी करेंसी उसी में ट्रेड किया जाएगा। उसके बदले में हमारी जो करेंसी है कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे कि उनका कुछ यूनिट ख़रीदा जाए। जैसे उनका एक यूनिट ख़रीदने के लिए हमारी करेंसी के, इंडियन करेंसी के, इंडियन रुपी के कितने यूनिट्स हमें स्पेंड करने पड़ेंगे या पे करने पड़ेंगे, तो ये सारा एक्सचेंज रेट कहलाता है, एक्सचेंज रेट में आता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो डिटेल्स हैं उनके रिगार्डिंग जो जितना भी डाटा है वो स्पेसिफाई करता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हो रहे हैं, इंपोर्ट्स कितने हो रहे हैं, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं। तो ये सारा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैप्टर में जो है स्टडी करने वाले हैं। तो ये थे हमारे जो 6 स्कोप थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिन्हें हम स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इनका एक हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पेक्ट है, कैसे ये इफ़ेक्ट करती है हमारी पॉलिसीज़ को। इसके बाद हम करते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसे अच्छे से स्टडी करने के लिए, उससे डीपली स्टडी करने में हेल्पफुल रहती है। जैसे कि हमारा जो गवर्नमेंट हमारे लिए जो बजट बनाती है उसकी सारी जो पॉलिसीज़ रहती हैं, फ्रेम करती है, उन्हें अच्छे से स्टडीज़ कर सकते हैं। या फिर नेशनल इनकम की बात आ जाए कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, उससे पता चलता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे नेशनल इनकम हमारी बढ़ रही है या कम हो रही है। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट जैसी जो भी सिचुएशंस हैं उनके पीछे रीजंस क्या हैं, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं उस सिचुएशन को। ये सारी चीज़ें जब हैं जो हम पढ़ते हैं उसे डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, कि पूरी डिटेल में थॉरली एनालिसिस किया जाता है इन सारी प्रॉब्लम्स का, इकोनॉमी का, मतलब मैक्रो लेवल पे, एक बड़े लेवल पे, एक पूरे इकोनॉमी के लेवल पे एनालिसिस करना और डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी है। सेकंड आता है रोड मैप ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हमने जैसे डिस्क्रिप्शन कर ली अच्छे से, गवर्नमेंट बजट को भी समझ लिया, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को समझ लिया, नेशनल इनकम क्या है, कैसे रोल प्ले करती है, कैसे ये इफ़ेक्ट करती है हमारी इकोनॉमी को, इसे कैसे कैलकुलेट करना, या फिर कौन कौन से मेथड्स है जैसे नेशनल इनकम को हम बढ़ा सकते हैं, तो इससे क्या है एक रोड मैप तैयार हो जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल रहता है। हम नई नई पॉलिसीज़ बना पाते हैं इसी से रिलेटेड, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसमें क्या है कि ना दो पॉलिसीज़ होती हैं, एक तो फिजिकल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में मेनली क्या रहता है, जो हमारे इंडिया का जो बजट है पूरा प्रॉपर वो फिजिकल पॉलिसी में आता है। और ये जो फिजिकल पॉलिसी जो है वो हमारी गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंडर आता है हमारी फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं सारी फ्रेम करना। सेकंड है मॉनेटरी टर्म्स, जो कि मनी के रिगार्डिंग, जैसे इंटरेस्ट रेट्स हो गया, बैंक के मनी का फ़्लो करना, इकोनॉमी में कैसे मनी फ़्लो करनी, कितनी प्रिंट करनी है, ये जो सारी डिसीजंस हैं वो सेंट्रल बैंक लेता है हमारा, जो कि आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दो मेन पॉलिसीज़ है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। अगर हम इन्हें अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस को, हमारी कंट्री में चल क्या रहा है, और हम उन्हीं के बेसिस पे इन पॉलिसीज़ में चेंजेस लाते हैं कि हमें मार्केट में इन्फ्लेशन है तो हमें मार्केट में कम पैसा डालना होगा, डिफ्लेशन है तो ज़्यादा पैसा डालना होगा। तो ऐसी जो सिचुएशंस रहती हैं, कुछ भी रहती हैं, इन्हें टैकल करना है, इनके अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, फिजिकल पॉलिसीज़ बनाई जाती है, बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक है अगर वो बिल्कुल ही डाउनफॉल में जा रही है, ग्रो नहीं कर रही है, तो हम उसमें एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं, उसे ग्रो करवाना शुरू करवा सकते हैं। या ऑलरेडी ग्रो कर रही है तो मतलब स्टेबल रहे इकोनॉमी, उसमें कुछ चेंजेस, डाउनफॉल के चेंजेस ना आए, और ज़्यादा ग्रो करे या स्टेबल रहे उस पर। तो ऐसे रिफॉर्म्स के लिए ये जो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अहम रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस जैसे मैंने अभी स्कोप में भी बताया था कि हमारे इंडिया के जितने भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, इंडिया से बाहर जो सामान भेजते हैं,
उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं, और बाहर से दूसरी कंट्रीज से हम सामान मंगवाते हैं अपने इंडिया में, उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस रहता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहलाता है कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं हम। वैसे अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें ज़्यादा मंगवा रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है कम हो रहा है, तो वो भी जो है हमारी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, एडवर्स इफेक्ट ही करेगा। क्योंकि उसमें क्या है कि हमारा जो जितना भी पैसा इंपोर्ट करने में जा रहा है, हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं उसमें टैरिफ वगैरह लगते हैं, ड्यूटी वगैरह इम्पोज होती है, कस्टम टैक्स लगते हैं, तो हम महंगी चीज़ें जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, कई बार ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट कम रह जाता है। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास जो करेंसी आती है, हमारे पास पेमेंट्स आएंगी, रिसीट्स आएंगी। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हम क्या एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे, पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इकोनॉमी के लिए क्या है कि एक एडवर्स इफेक्ट भी प्ले करता है अगर हम हद से ज़्यादा इंपोर्ट करने लग जाएं या हमारे एक्सपोर्ट हद से ज़्यादा कम हो जाए। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है स्टेटस बताता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे रोल प्ले कर रही है बड़े लेवल पे। सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर जो है ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारा स्टडी करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जैसे मैंने केन्जियन थ्योरी बोला था कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करती है, उसके फैक्टर्स देखती है कि कौन कौन से फैक्टर जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, या फिर ये देखती है कि इन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एक इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में क्यों डेवलप हो रही है। आज की सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में हो सकता है हर सेक्टर का डिफरेंट डिफरेंट जो है फैक्टर्स हो जिनके कारण अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रही है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो मैक्रो लेवल पे स्टडी करना है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो ऑब्वियस है कि पॉवर्टी बढ़ेगी। और देखती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, देखती है जो भी हमारी इकोनॉमी की जो भी ग्रोथ हो रही है, जैसे डिफरेंट बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बन रही, कंपनी बन रही है, वो कहीं ना कहीं जो है एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट करती किसी तरीके से, हमारी जो ग्रीनरी है उसको इफ़ेक्ट करेगी। तो वो सब भी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे पढ़ा जाता है। तो ये थी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसके बाद लास्ट जो आता है वो है पॉलिसी फॉर्मेशन, कि हम सारी सिचुएशंस को देखते हुए अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पॉलिसीज़ देखते हुए, या फिर जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दूसरी बनाई, फिजिकल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज़ फ्रेम की हैं, डिस्क्रिप्शन दी है जो इकोनॉमी की, तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं कि हम और कौन सी पॉलिसीज़ ला सकते हैं जिससे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकें या फिर उसे स्टेबल कर सकें, उसे डाउनफॉल से बचा सकें, हमारी जीडीपी बढ़ा सकें। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ आती हैं, स्कीम बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ टैक्स के रिगार्डिंग स्कीम हो सकती है, कुछ और बजट, एडिशनल बजट जो है लेकर आती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए कुछ और पॉलिसीज़ लाती है। तो ये जितना भी जो भी सारा हमने पढ़ा है सिग्निफिकेंस में, ये मैक्रो इकोनॉमिक लेवल से ही पॉसिबल हो सकता है। जो भी हमारी इकोनॉमी में आजकल तो चैलेंजेस आते हैं, कैसे टैकल करना है, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक के थ्रू ही स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो एज अ होल स्टडी करती है, सारे फैक्टर्स कंसीडर करती है। कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर के, डिमांड, सप्लाई, प्राइस लेवल में जो चेंज आता है, ये सारे चेंजेस की वजह से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है सारे इकोनॉमिक्स की ग्रोथ की जो एनालिसिस है वो कर पाती है। तो ये इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर था इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट होता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर। आप सब हमारा लेक्चर देखिए, हमने 2 लेक्चर्स में ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, इन्हें रिवाइज़ कीजिए। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई आपका डाउट है या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या कुछ टॉपिक हैं आपको लगता है कुछ और भी हमें समझाने चाहिए तो आप वो भी बताइए हमें, हम वो भी कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।